तो भाइयों UFC 327 की टाइटल फाइट अभी भी मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। कैसे ईरी प्रोहास्का ने इतना बड़ा फंबल कर दिया अपने टाइटल शॉट का, और अपने टाइटल शॉट के बाद ईरी प्रोहास्का ने रीमैच की भी डिमांड करी और उनका ऐसा कहना है कि वो रीमैच चाहते हैं। उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है और वो कार्लोस उल्बर्ग को मर्सी दिखाने लग गए फाइट के अंदर, इसीलिए वो यहाँ पर फाइट को हारे और उनको रीमैच चाहिए यहाँ पे। तो इस वीडियो के अंदर हम UFC 327 के आफ्टर मैथ को डिस्कस करेंगे। ईरी प्रोहास्का को क्या टाइटल शॉट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कार्लोस उल्बर्ग ने भी ये मर्सी दिखाने वाली बात का रिप्लाई करा है ईरी प्रोहास्का के लिए, और कार्लोस उल्बर्ग की इंजरी कैसी है, कब तक वो हील हो पाएंगे, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और भाइयों UFC 327 में यहाँ पे पाउलो कोस्टा ने बहुत अच्छी विक्ट्री ली है। अब इसके बाद लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाउलो कोस्टा हमजा चिमाएव की फाइट की बातें कर रहे हैं कि अगर पाउलो कोस्टा हमजा चिमाएव की वो फाइट कैंसिल नहीं होती तो कोस्टा शायद हमजा चिमाएव को भी हरा देता। ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही है, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और भाइयों UFC 327 की प्रेडिक्शंस को लेके मुझे भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी काफी सारी प्रेडिक्शंस उसमें गलत हुई, तो काफी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे क्रिटिसाइज करा कि मेरी प्रेडिक्शंस जानबूझ के मैं गलत देता हूँ, ये सारी चीजें बोली गई है। तो उस पर भी आप सबको मेरा अपना क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये ईरी प्रोहास्का ने जो टाइटल फंबल कराया है ना उसके बारे में। ऑब्वियसली लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है बहुत सारे फेवरेट फाइटर्स हारे हैं, बट इतना बुरा, और इवन दो मैं खुद ईरी प्रोहास्का नहीं हूँ, मेरा टाइटल शॉट ऐसा फंबल नहीं हुआ, बट मुझे इतना बुरा लग रहा है उस फाइटर के लिए, स्पेसिफिकली ईरी का जैसा बैकग्राउंड रहा है, फैंस से जैसा उसका कनेक्ट रहा है, और वो इस तरीके से टाइटल हार गया, मुझे इतना बुरा लग रहा है। आई कैन ओनली इमेजिन उस फाइटर और उसकी टीम को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। अब भाई मैंने इतने टाइम से UFC और कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखा है कि रेयरली ही कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई ऐसा नॉकआउट वगैरह निकलता है जो थोड़ा शुक कर दे मुझे। अब यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर जब चार्ल्स ओलिवेरा को वो ब्रूटल नॉकआउट करा था इलिया टोपुरिया ने, तब मैं ऐसा थोड़ा यहाँ पे शॉक्ड हुआ था, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं था। इसमें तो मुझे इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये हो कैसे गया, यहाँ पे ईरी प्रोहास्का ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ऐसी सिमिलर चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, एंडरसन सिल्वा के साथ भी सिमिलर चीज हुई थी। क्रिस वाइडमैन के अगेंस्ट शो बोटिंग वगैरह कर रहा था और माइटी एंडरसन सिल्वा नॉकआउट हो गया एक झटके के अंदर। और ये कहीं ना कहीं भाइयों ये भी दिखाता है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स स्पेशली UFC ऑक्टागन कितना ज्यादा अनफॉरगिविंग है। अगर आप एक सेकंड भी स्लैक ऑफ करते हो, एक सेकंड भी आपका दिमाग हटता है तो। अब भाइयों ईरी प्रोहास्का का ऐसा कहना है कि उसने मर्सी दिखाई और ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती है, आगे से वो कभी भी किसी को मर्सी नहीं दिखाने वाला UFC फाइट्स में, और इसीलिए वो टाइटल शॉट आ रहा है और उसको एक रीमैच चाहिए। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ईरी प्रोहास्का ने ये मर्सी वाली बात बोल के, रीमैच वाली बात बोल के अपना केस और ज़्यादा ही खराब कर लिया है, क्योंकि पर्सनली भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि मर्सी नहीं, बॉर्डर लाइन फुलिशनेस थी अगर उन्होंने सच में यहाँ पर ऐसा कुछ करा है। जो कि मैं फाइट अगर आप दोबारा देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि ईरी प्रोहास्का ने एक्चुअली कोई मर्सी दिखाई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस वाला सीन है, जो फैंस के लिए फाइट करना बेसिकली कहते हैं कि फैंस को एंटरटेनिंग फाइट दिखाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ईरी प्रोहास्का कर रहे थे। क्योंकि आप देख सकते हो ईरी ने उस नॉकआउट से पहले मल्टीपल टाइम्स कैनवास की तरफ पॉइंट करा कि इधर खड़े रह के स्ट्राइकिंग करो, तुम्हारी यहाँ पर इंजरी है, तुम स्ट्राइकिंग करो मेरे साथ। लेकिन वो स्मार्ट डिसीजन नहीं था। अगर ईरी प्रोहास्का एक स्मार्ट फाइटर होता, वो ऐसे कोई चांसेस कार्लोस उल्बर्ग को देता ही नहीं, क्योंकि कार्लोस उल्बर्ग की टांग गई थी, उसके हाथ नहीं गए थे, उसके हाथ अभी भी उसके पास थे और वो बहुत अच्छी नॉकआउट पावर भी रखता था अपने हैंड्स में। तो उसको सीधा लेग्स को टारगेट करना चाहिए था, सिर्फ राउंड भी फिनिश कर देता ईरी प्रोहास्का तो वो ऐसे ही टाइटल जीत जाता। और कार्लोस उल्बर्ग ने भी इस चीज का रिप्लाई करा है कि ईरी प्रोहास्का ने कोई भी यहाँ पर मर्सी नहीं दिखाई है उसे, और ईरी प्रोहास्का को एक फेक प्रिटेंडर बोल दिया है कार्लोस उल्बर्ग ने। और उनका ऐसा कहना है कि वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और इवन दो उनका लेग डैमेज था, कार्लोस उल्बर्ग के पास स्टिल उनकी पंचिंग पावर थी और वो उसी चीज का वेट कर रहे थे कि ईरी प्रोहास्का कब एंट्री ले। और उनके लेग डैमेज के बाद ईरी प्रोहास्का काफी रेकलेस हो गए थे और इसी चीज का फायदा कार्लोस उल्बर्ग ने उठाया और उनको क्लिप करा यहाँ पे चेक लेफ्ट हुक से। और ये सारी चीजें होती हैं, ये जो इमोशंस होते हैं मर्सी वाले अगर आपने दिखाए भी है तो ये आपकी खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कार्लोस उल्बर्ग ये UFC की नहीं है कि आपको रीमैच यहाँ पर देंगे। तो ईरी प्रोहास्का को मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई रीमैच मिलना चाहिए और ना ही मिलेगा। और रही बात भाइयों की आफ्टर मैथ क्या होने वाला है लाइट हेवीवेट डिवीजन का, तो ऑब्वियसली जो नया टाइटल गया है कार्लोस उल्बर्ग के पास वो भी वैकेट हो सकता है, कार्लोस उल्बर्ग को भी वैकेट करना पड़ सकता
सकता है यहाँ पर अपना टाइटल, क्योंकि जो नी इंजरी है, एज अ डॉक्टर भी आप सबको मैं बताता हूँ, ये जो नी इंजरीज होती है, स्पेशली ACL इंजरीज होती हैं, अगर इसकी सर्जरी यहाँ पर होती है तो आप 1 साल कहीं भी नहीं गया यहाँ पर, आप ऐसा मान सकते हो। हाँ, कार्लोस उल्बर्ग एक बहुत बड़ा UFC फाइटर, उसके पास अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब भी भाइयों यहाँ पे 9 से 10 महीने लग ही जाते हैं किसी भी बंदे को यहाँ पर एक लिगामेंट टियर से हील होने में पूरी तरीके से। बट भाइयों जिस हिसाब से उनका नी बकल हुआ था और ऐसे कैनवस के ऊपर वो अपने नी के ऊपर गिरे थे, बहुत सिवियर डैमेज भी यहाँ पर हो सकता है। ACL MCL मेनिस्कस या ACL MCL साथ में भी पार्शियल टीयर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, वो अपने नी के ऊपर वेट भी नहीं डाल रहे थे। अगर आपने फाइट देखी होगी तो उस नी के ऊपर वेट डाल के उन्होंने किक मारने का कोशिश करा था और वहीं पर उनकी नी बकल भी हो गई थी। तो ये सारे सही साइंस नहीं है। अब आप भाइयों यहाँ पर एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 9 से 10 महीने का टाइम तो यहाँ पे कार्लोस उल्बर्ग को भी लग जाएगा। और उतना टाइम क्या UFC वेट करेगी कार्लोस उल्बर्ग के साथ? क्या उनको वेकेट करना पड़ेगा बेल्ट? अब ईरी प्रोहास्का जब चैंपियन था उसको ऐसी इंजरी हो गई थी, उसने तुरंत बेल्ट वेकेट कर दी थी। यूजुअली फाइटर्स यहाँ पर डिवीजन को होल्ड अप नहीं करते हैं, बेल्ट वेकेट कर देते हैं और फिर बाद में आके उनको टाइटल शॉट मिलता है, तो वापस से बेल्ट चेंज हो जाएगी, कोई नया चैंपियन भी बन सकता है। बेसिकली आप समझ सकते हो भाई, जॉन जोन्स के जाने के बाद लाइट हेवीवेट की बेल्ट इतनी ज़्यादा पास अराउंड हो रही है चैंपियन टू चैंपियन, कोई भी ऐसे स्पेसिफिकली लंबा रेन कर ही नहीं रहा है। एलेक्स पेरेरा था, हाँ उसका मागोमेड एंक्लेव ने हराया, बट उसने तो बेल्ट ही वेकेट कर दी, तो उसने भी बेल्ट छोड़ दी। लाइट हेवीवेट की बेल्ट बहुत ज़्यादा पास ऑन कर रही है। और भाइयों हम सबको पता है लाइट हेवीवेट डिवीजन में एक नया कंटेंडर यहाँ पर आ चुका है, एंट्री हो चुकी है पाउलो कोस्टा की। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई UFC 327 में और आजमत मुर्जाकनोव को यहाँ पर फिनिश कर दिया फाइट के अंदर। और इवन दो भाइयों मेरी प्रेडिक्शन गलत थी, मैंने आजमत को ही चूज करा था, बट मैंने आप सबको रीडिंग बताई थी कि पाउलो कोस्टा की जो किक्स है लाइट हेवीवेट डिवीजन में स्पेसिफिकली, वो किक्स बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज कर पाता है, क्योंकि उसका कार्डियो बहुत अच्छा होता है। और उसने उसी किक के, अपनी राइट हाई किक के बदौलत यहाँ पर आजमत मुर्जाकनोव को इतना बुरा डैमेज करा और फिनिश भी कर दिया। अब लोगों का भाइयों ऐसा भी मानना है कि पाउलो कोस्टा यहाँ पर हामजा चिमाएव को भी हरा सकता है। अब जिन्हें नहीं पता उनको बता दो, पाउलो कोस्टा और हामजा चिमाएव की UFC में बहुत बड़ी राइवलरी मानी जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा ट्रैश टॉक करते हैं। और भाइयों UFC 294 के अंदर इनकी फाइट भी बुक थी, इनकी फाइट होने वाली थी अबू धाबी के अंदर, बट पाउलो कोस्टा को कोई स्टाफ इन्फेक्शन हो गया तो उसने फाइट से पुल आउट कर दिया था। और लोगों ने अब यहाँ पर ये लाइट हेवीवेट की परफॉर्मेंस उनकी देखी है, तो उनका ऐसा कहना है कि ये पाउलो कोस्टा यहाँ पर हामजात को भी हरा सकता है। तो पर्सनली भाइयों मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगा कि डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। और जिस हिसाब से लाइट हैवीवेट डिवीजन में साइज लेके आया था पाउलो कोस्टा, स्पीड थी उसके पास और अच्छा गेम प्लान फॉलो करा था, एट अ गिवन डे वो किसी भी फाइटर को हरा सकता है, हामजाद को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है। बट एट द सेम टाइम भाइयों हामजा चिमाएव ने DDP को कंट्रोल कर लिया अपने लास्ट फाइट में, तो आई डोंट सी अ रीज़न कि वो यहाँ पर पाउलो कोस्टा को क्यों नहीं कर सकता कंट्रोल। पाउलो कोस्टा अब कभी कभार तो पाउलो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, जैसे यहाँ पर लास्ट इवेंट के अंदर आई, बट कभी कभार बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्लगिश भी फाइट करता है, कोई भी उसकी कंसिस्टेंट फाइटिंग ग्राफ नहीं रहा है। इजराइल अडेसानिया के अगेंस्ट भी फाइट में उसने बहुत सारे फंबल्स करे, खुद ही गेम प्लान को खराब करता है और खुद ही फिनिश भी हो जाता है। अब आप सब भाइयों मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे कि इस फाइट के बारे में, तो मैं 100% ये फाइट देखने में इंटरेस्टेड हूँ। स्पेसिफिकली लाइट हेवीवेट डिवीजन में ये फाइट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और मैं ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा, पाउलो कोस्टा के अच्छे खासे चांसेस होंगे जीतने के, अगर वो अपनी लेग किक को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा, एक आधा भी अच्छी खासी लेग किक्स कनेक्ट कर दी तो हमजा चिमाएव को भी वो उनके गेम प्लान से डेविएट कर सकता है। स्पेसिफिकली साइज का भी जो एडवांटेज रहेगा, लाइट हेवीवेट डिवीजन में एक्सपीरियंस का एडवांटेज रहेगा। अब हमजाद का अपने आप में ही साइज बहुत है, वो लाइट हेवीवेट में भी इजीली कंपीट कर सकता है, बट स्टिल यहाँ पे पाउलो कोस्टा पे कुछ एडवांटेजेस तो रहेंगे, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। अब इस बारे में भाइयों आप सबका क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं भाइयों UFC 327 के बाद जो मेरी क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुई है, और मैंने काफी अच्छी तरीके से आप सबके भी कमेंट्स पढ़े और कम्युनिटी से भी फीडबैक यहाँ पर लिया। अब सबसे पहली चीज तो भाइयों मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि पावर हाउस MMA और मेरे बीच में या किसी भी MMA क्रिएटर के बीच में मेरे से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है। सारी चीजें मैंने कल सॉर्ट आउट कर लिया, काफी लंबी डिस्कशन हुई हमारी और बहुत सारी चीजें मुझे भी पता चली मेरे बारे में कम्युनिटी में क्या चल रहा है, और देयर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रोवर्सी बिटवीन अस। अभी यहाँ पर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब रही बात भाइयों, यहाँ पर कहा जा रहा था कि मैं जानबूझ के यहाँ पर प्रेडिक्शंस गलत देता हूं ताकि फिर
फिर मुझे यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो, आप सब यहाँ पर प्रेडिक्शंस हारो तो उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं ये चीज़ अभी वापस से क्लियर कर देता हूँ, मैंने पहले भी क्लियर करा है कि आप सब प्रेडिक्शंस करो या ना करो, या आपकी प्रेडिक्शन सही हो या गलत हो, उससे मेरे इनकम पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। मैं एक फिक्स्ड फी पे काम करता हूँ अपने स्पॉन्सर्स के साथ, और वो मुझे इन द एंड ऐसे भी मिल जाएगा, चाहे आप सब प्रेडिक्शंस करो ना करो, या आपकी प्रेडिक्शंस गलत हो या सही हो। अब रही बात भाइयों कि मेरी प्रेडिक्शंस गलत क्यों होती है और मैंने ये एमएमए दोस्त कर्स क्यों बोला इस चीज़ को। ऑब्वियसली भाइयों ये एक्चुअल कोई कर्स तो है नहीं, मेरी प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा गलत होती है, मैं गलत प्रेडिक्ट करता हूँ, और मैं ये चीज़ हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। हर प्रेडिक्शन वीडियो से पहले मैं हमेशा एक बहुत लंबा डिस्क्लेमर देता हूँ कि आप सब मेरी प्रेडिक्शंस के पीछे प्रेडिक्शंस मत करना, मेरी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती है, बहुत लंबे टाइम से गलत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा हर डिस्क्लेमर के अंदर देता हूँ। और भाइयों ये कहीं ना कहीं मेरा लक भी इतना खराब है कि जब मैंने ईरी प्रोहास्का को चूज करा तो उसने मर्सी दिखाने का सोचा, जब मेरी प्रेडिक्शन उस पर थी मर्सी दिखाने का। अब आप एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर अगली फाइट होती है हमजा चिमाय वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड, ऑब्वियसली कोई भी सेंसिबल बंदा जो यहाँ पर यूएफसी देखता हो या ना भी देखता हो वो हमजा चिमाय को ही चूज करेगा। अब अल्टीमेटली हमजा चिमाय वहाँ पर जाके शॉन स्ट्रिकलैंड से स्ट्राइकिंग करने लग जाए तो उसमें मेरी क्या गलती होगी, या जिसने भी हमजाद को चूज करा है उसकी क्या। कोई ऐसी अनसर्टिनिटीज को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, और मेरे साथ ये सारी अनसर्टिनिटीज पिछले 6 महीने से लगातार कंसिस्टेंटली हो रही हैं। और ऐसा भी नहीं है भाइयों कि मेरी सारी प्रेडिक्शंस ही सही हुई। अगर पिछले कुछ महीनों में देखने जाओगे तो चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स हॉलोवे वाली फाइट में मैंने चार्ल्स ओलिवेरा की प्रेडिक्शन दी थी, मॉवसार एवलोएव वर्सेस लेरोन मर्फी में मैंने मॉवसार एवलोएव को चूज करा था, और लास्ट हफ्ते हुए बॉक्सिंग मैच डेरेक चिसोरा डियोंटे वाइल्डर के बीच में मैंने डियोंटे वाइल्डर की प्रेडिक्शन दी थी। तो ये सारी चीजें सही भी हो रही है, बट ऑब्वियसली जो गलत हो रही है वो ज्यादा नंबर्स में गलत हो रही है, और लोग उसको ज्यादा देख रहे हैं, और मैं भी उसको एज अ फन वे में आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो उसके ऊपर ज्यादा लाइमलाइट जा रही है। अब रही बात भाइयों कि बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस करना, प्रेडिक्शंस के ऊपर यहाँ पर एक अलग ओपिनियन रखते हैं, उनके मॉरल ग्राउंड्स यहाँ पे प्रेडिक्शंस को अच्छी तरीके से नहीं देखते, उनका ऐसा कहना है कि इस चीजों को नहीं करना चाहिए। बट भाइयों रियलिटी आप देखने जाओगे तो हाँ, मैं किसी को भी यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा, मैंने हमेशा भाइयों एथिकली सारी चीजें आप सबको बताई है कि अगर आप यूएफसी की प्रेडिक्शंस करते हो तो अपनी ड्यू डिलिजेंस से करो, और सिर्फ उन्हीं पैसों से करो जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। मैंने कभी नहीं बोला आप इससे करोड़पति बन जाओगे या आपका ये एक अलग सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, हमेशा फन के लिए ही बोला है। और मैंने हमेशा बोला है कि इसको एक लिमिटेड वे में फन की तरह ही अप्रोच किया करो। और भाइयों अपनी इंडियन एमएमए कम्युनिटी छोड़ दो, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसका भी कोई भी लेवल नहीं है इंटरनेशनल स्टेजेस पे। अगर आप यूएफसी को ही देखोगे, सबसे ज्यादा बेटिंग अल्कोहल की प्रमोशंस तो यूएफसी में खुद होती है। यूएफसी का जो कैनवस जिस पे फाइटर्स फाइट करते हैं, 10 तरीके के बेटिंग एप्स, अल्कोहल ब्रांड्स के वहां पे प्रमोशंस होते रहेंगे। यूएफसी की जो लाइव स्ट्रीम चलती है, हर दूसरी एड में ही ये चीज होता है। तो बेसिकली ये जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं इस कैटेगरी के, यही सारे ब्रांड्स होते हैं। और भाइयों जॉन जोन्स से लेके डिमिट्रियस जॉनसन, अरमान सारूकियन, कौन सा ऐसा यूएफसी फाइटर नहीं है जो इन ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, इन सबका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। तो ये तो फिर चीज यही हो जाएगी कि सिर्फ मेरा सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे हो रहा है, फिर तो हमें पूरी यहाँ पर एक इंडस्ट्री को ही बॉयकॉट करना पड़ेगा। और भाइयों ये सारी चीजों को भी आप एक बार को हटा दो, आप यहाँ पर ये देखो कि अपनी इंडिया के अंदर यूट्यूब से कितना ही कोई रेवेन्यू कमा सकता है, कितनी ही रेवेन्यू आ सकती है। और मैंने देखा जब मेरी बात हुई यहाँ पर दूसरे क्रिएटर से, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो मुझे यही पता चली कि लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है यूट्यूब रेवेन्यू के बारे में। मैं आप सबको सबसे पहली चीज तो ये क्लियर करता हूँ, जो भी यहाँ पर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, स्पेसिफिकली एमएमए का कंटेंट बनाना चाहता है, ये सबसे बुरी कैटेगरी है यहाँ पर। अगर आप अर्निंग वाइज देखने जाओगे तो इसके अंदर बहुत कम एड रेवेन्यू है। मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और जितने व्यूज के अकॉर्डिंग एड रेवेन्यू सुन के आप खुद शॉक हो जाओगे। और यूट्यूब के अंदर ये वाली कैटेगरी तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। और क्योंकि अपनी एमएमए कम्युनिटी बहुत ज्यादा छोटी है तो इसके अंदर कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर्स भी नहीं है। इवन जो फिटनेस न्यूट्रिशन वाले ब्रांड है वो भी यहाँ पर अपनी एमएमए कंटेंट को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं है, उनको भी बॉडी बिल्डिंग कंटेंट ज्यादा पसंद आता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। और ये जो कंटेंट यहाँ पर आता है ये इन जनरल भी यहाँ पर ब्रांड फ्रेंडली माना नहीं जाता है। और भाइयों मैंने ये चैनल स्टार्ट तो बहुत मजाक मजाक में करा था आज से 3-4 साल पहले, जब मैं खुद यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। बट अब मैं फाइनल ईयर में आ चुका हूँ और मेरे पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता यहाँ पे डेडिकेट करने के लिए। और अब मैं इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली और ऐसा चाहता हूँ कि ये स्केल कर पाए बहुत हाई लेवल्स पे, जैसे यूएफसी के बाकी के सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे लेवल पे कॉम्पीट कर पाए। बाकी भाइयों मेरी किसी से कोई भी यहाँ पर दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी किसी से कोई कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे ऐसा एडवाइस करा, ऐसा करो वैसा करो, बट ट्रस्ट मी भाइयों आज से 3-4 साल पहले जो मेरे एकदम ओजी व्यूअर्स उनको पता है कि मैं पहले से
बहुत सारी चीज़ें बोल देता था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मैं खुद भी रिग्रेट करता हूँ। वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरी किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि जो मासेज है उन तक एमएमए पहुँचे। यहाँ पर बहुत सारे लोग, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ 5% लोगों तक इंडिया के अंदर यहाँ पर एमएमए पहुँचाया है। हमें ये एटलीस्ट ऐसा स्पोर्ट तो बने कि जो क्रिकेट के सेकंड या थर्ड तक आ पाए, उस लेवल तक यूएफसी और एमएमए को पॉपुलर करना है। और इसलिए भाइयों, पावर हाउस एमएमए और जितने भी बाकी सारे एमएमए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस रहेंगी। मैं चाहूँगा, डेफिनेटली ट्राई भी करूँगा आगे आने वाले टाइम में इन सबसे और ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिटी में अपनी इन्वॉल्वमेंट में और ज़्यादा इंक्रीज करने का डेफिनेटली ट्राई करूँगा। बाकी भाइयों, जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं किसी से जाके लड़ूँ या कुछ ऐसा बोलूँ, आप समझ लो भाइयों, ये सारी चीज़ें भाइयों बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है इस टाइम पे, और अब मुझे सूट भी नहीं करेगा। क्योंकि आप देखो, मैं लिटरली नेक्स्ट ईयर एक डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे उन सारी चीज़ों पे भी फोकस करना है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगूंगा भाइयों मैं ये सारी चीज़ें करते हुए, और कोई भी अच्छा नहीं लगेगा यार। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। हम एक एमएमए कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, हमारा जॉनरा एमएमए है, हम ऑनलाइन लड़ाई कितनी कर सकते हैं। डेफिनेटली भाइयों, मैं एक बॉक्सिंग मैच के लिए हमेशा रेडी हूँ। अगर कोई ऐसा क्रिएटर या ऐसा कोई प्रमोटर आता है जो इस चीज़ को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, एक बढ़िया इवेंट यहाँ पर करने के लिए रेडी है, तो मैं एक बॉक्सिंग मैच के लिए हमेशा इन हूँ। बाकी भाइयों, आप सबको एक और अपडेट देनी है, ये सारी चीज़ें तो चलते रहेंगी। आज मैं वापस से ट्विच के ऊपर लाइव आने वाला हूं, अपनी एक आईआरएल स्ट्रीम करेंगे रशिया के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली जिम से ही आप सबको स्ट्रीम करके दिखाऊंगा। तो जरूर से मेरे ट्विच को भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी भाइयों, आप सबका क्या ओपिनियन है मेरे बारे में, मेरे प्रेडिक्शंस के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल दिन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।